15 अगस्त 2026 लाल किला। इस साल का इंडिपेंडेंस डे हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। हम में से बहुत लोगों ने शायद ये नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन इस साल का इंडिपेंडेंस डे इंडियन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में सबसे अलग रहा है। प्राइम मिनिस्टर रैम्पार्ट पे पहुंचते हैं, हजारों लोगों की भीड़ होती है, हर साल की तरह तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर के पहुंचने के बाद सबसे पहले वंदे मातरम बजता है। उसके बाद फ्लैग अनफर्लिंग और फिर जन गण मन। रेड फोर्ट के इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में ऐसा पहली बार हुआ है। पार्लियामेंट ने भी 2026 में लॉ में बदलाव किया ताकि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को भी सेक्शन 3 के तहत सेम प्रोटेक्शन मिले जो नेशनल एंथम जन गण मन को मिलती है। 1937 में वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। तो सवाल बहुत सिंपल लगता है, क्या कांग्रेस ने सच में वंदे मातरम के टुकड़े किए थे? और अगर हाँ, तो किसके प्रेशर में? जिस सॉन्ग को ब्रिटिश बैन कर रहे थे, जिसके लिए स्कूल के बच्चों को पनिश किया गया और जिसे रिवॉल्यूशनरीज अपने फ्लैग में लिख रहे थे, वही सॉन्ग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम कैसे बन गया? और अगर 1937 में केवल स्टार्टिंग के 2 स्टैंजा रखे गए थे, तो 2026 में वापस से 6 स्टैंजास क्यों आए? इसका आंसर मोदी, नेहरू या जिन्ना से खत्म नहीं होता। यह समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बंगाल 150 साल पहले। वंदे मातरम कब लिखी गई थी, अलग अलग सोर्सेज में डेट डिफर करती है, लेकिन दशक था 1870 का। और अगर गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेट माने तो नवंबर 7, 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको कंपोज किया था। और इसीलिए 2026 में हम इसका 150वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे आनंद मठ नॉवेल में इंक्लूड किया था और 1882 में उसे पब्लिश किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम कविता में मदरलैंड को नर्चरिंग, ब्यूटीफुल एंड अलाइव दिखाया था। लेकिन आनंद मठ में जब ये वंदे मातरम इंक्लूड हुआ तो वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गया। तीसरे स्टैंजा में धरती जो एक माँ के रूप में थी, वो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जैसे डिवाइन फॉर्म के साथ एसोसिएट किए जाने लगी। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। और यही आनंद मठ की लिटरेरी चॉइस दशकों बाद नेशनल पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनेगी और देश के विभाजन के अनेक में से एक कारण ये भी बनेगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो 1894 में गुजर गए। उन्होंने अपने आंखों से नहीं देखा कि उनका ये कॉम्पोजिशन कुछ ही सालों में क्या बनने वाली थी। 1896 का कांग्रेस सेशन जो कैलकाटा में हुआ था, वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था और यहीं पर एक लिटरेरी कंपोजिशन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। लेकिन अभी ये सिर्फ एक पोयम ही था। वंदे मातरम एक पोयम से नेशनलिस्ट वेपन कैसे बना जिससे ब्रिटिशर्स इतना डरते थे? सॉन्ग से वेपन बनने का काम किया 1905 का बंगाल पार्टीशन। 7 अगस्त 1905 कैलकाटा में हजारों स्टूडेंट्स बंगाल पार्टीशन के खिलाफ टाउन हॉल की तरफ मार्च कर रहे हैं। उस भीड़ में से एक आवाज़ बार बार आ रही है, वंदे मातरम। उस टाउन हॉल वाली मीटिंग में स्वदेशी को अपनाना और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट, इस चीज़ का भी प्लेज लिया गया। ये वंदे मातरम का पहला मास पॉलिटिकल यूज़ माना जाता है। अब ये केवल एक पोयम या एक नोवेल का हिस्सा नहीं, अब ये स्ट्रीट स्लोगन बन चुका था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी ट्यून या मेलोडी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको प्रॉब्लम थी उस पॉलिटिकल मीनिंग से जो ये 2 वर्ड्स एक्वायर कर चुके थे। वंदे मातरम से वो इतने परेशान हो गए थे कि अलग अलग तरीक़ों से इसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। ईस्ट बंगाल में स्कूल्स और कॉलेजेस में वंदे मातरम को रेस्ट्रिक्ट करने के सर्कुलर्स आए। इंस्टीट्यूशंस जो नहीं मानती थी उनको डी रिकॉग्निशंस के थ्रेट मिलने लगे। और फिर नवंबर 1905 में रंगपुर में जो हुआ वो ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स वंदे मातरम से कितने डरे हुए थे। 200 स्कूल के स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट पे 5 रुपए का फाइन लगा। उनका क्राइम क्या था? वंदे मातरम गाना। लेकिन इन सरकारी धमकियों से भारतीय नेशनलिस्ट्स बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि वंदे मातरम और भी बड़ा होता चला गया। अक्टूबर 1905 में नॉर्थ कैलकाटा में एक ऑर्गेनाइजेशन तक बन गई। नाम था वंदे मातरम संप्रदाय, जो हर संडे की सुबह को प्रभात फेरी करती थी, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए वॉलंटरी चंदा, डोनेशंस कलेक्ट करती थी। और कभी कभी तो रविंद्रनाथ टैगोर भी इस प्रभात फेरी का हिस्सा बनते थे। और यही दर्शाता है कि अब ये एक कॉन्फ्रेंस या सेरेमोनियल सॉन्ग नहीं रह गया था। इट हैड बिकम अ रिचुअल ऑफ मास मोबिलाइजेशन। 1906 बरिसल, जो अभी बांग्लादेश में है,
वहां 10,000 से ज्यादा की भीड़ वंदे मातरम गाते हुए निकली थी। हिस्टोरिकल गवर्नमेंट अकाउंट स्पेसिफिकली ये बताती है कि इस प्रोसेशन में हिंदू और मुस्लिम दोनों वंदे मातरम फ्लैग्स लेकर के साथ में इस प्रोसेशन में शामिल हुए थे। लेकिन अगले कुछ दशकों में ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग वंदे मातरम गाना तो दूर, बोलने से भी दूरी बनाने लगे। 1906 के बाद वंदे मातरम बहुत ही पॉपुलर हो गया। औरोबिंदो घोष एक न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं जिसका नाम था वंदे मातरम। इसमें छपे आर्टिकल्स की वजह से उन पे देशद्रोह का आरोप लगता है और एक ट्रायल भी चलता है, बट वो इस केस में गुनहगार साबित नहीं होते। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया से लगभग 6000 किलोमीटर दूर स्टटगार्ड जर्मनी में बीकाजी कामा इंडियन नेशनलिस्ट फ्लैग में वंदे मातरम लिख के इसको विदेश में भी पॉपुलर कर देती हैं। चाहे लाहौर में प्रोटेस्ट हो या टूटीकोरिन में मिल वर्कर स्ट्राइक, हर जगह वंदे मातरम के नारे लगना शुरू हो गए थे। कॉलोनियल स्टेट जितना वंदे मातरम को सप्रेस करने की कोशिश करता था, उतना ही इस नारे की रेजिस्टेंस आइडेंटिटी स्ट्रांग होती गई। लेकिन अगर ये नारा समय के साथ इतना मजबूत और स्ट्रांग होता गया, तो पीएम मोदी ने ऐसा क्यों बोला कि 1937 में कांग्रेस ने इसके टुकड़े किए थे। 1937 में जो हुआ उसकी नींव 1923 के काकीनाड कांग्रेस सेशन में ऑलरेडी रखी जा चुकी थी। बरिसल में तुमने देखा कि कैसे हिंदू और मुस्लिम साथ में वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। वही 1923 में काकीनाड कांग्रेस सेशन में वंदे मातरम का कम्युनल एंगल पहली बार पब्लिक व्यू में आता है। उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्लासिकल म्यूजिशियन विष्णु दिगंबर पलुष्कर को स्टेज से वंदे मातरम गाने से मना करते हैं। वंदे मातरम की परफॉर्मेंस फिर भी की जाती है, लेकिन बदले में सारे जहां से अच्छा भी गाया जाता है। इस्लाम में अल्लाह के ऊपर किसी की भी इबादत को हराम माना गया है। और अब पोयम पे वापस आते हैं। प्रॉब्लम पहले दो स्टैंजा में नहीं थी। मुस्लिम्स का ऑब्जेक्शन बाकी के स्टैंजाज में और आनंद मठ के कॉन्टेक्स्ट से आता था, जहां भारत माता को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में दर्शाया गया है। एक हिंदू लिसनर के लिए ये एक डीपली पेट्रियोटिक और सेक्रेड इमेजरी हो सकती है, लेकिन वहीं एक मुस्लिम लिसनर के लिए नेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हिंदू भगवान को लाना थियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकती थी। और इसी से रिलेटेड 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को एक प्राइवेट लेटर लिखते हैं। नेहरू कहते हैं कि वो आनंद मठ का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और इसके कम्युनलाइजेशन के इशू को रविंद्रनाथ टैगोर के साथ डिस्कस करेंगे। उनका असेसमेंट इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं प्रेजेंट आउटक्राई अगेंस्ट वंदे मातरम टू अ लार्ज एक्सटेंट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय कम्युनलिस्ट्स। वो इसका ब्लेम कम्युनलिस्ट पर डालते हैं। इस लेटर में वो एक्नॉलेज भी करते हैं कि आनंद मठ का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड मुस्लिम्स को इरिटेट कर सकता है। कांग्रेस इस समय एक बहुत ही बड़ी दुविधा में थी और अंग्रेज सरकार इस बात से खुश हो रही थी कि उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत अच्छे से काम कर रही है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम्स को वंदे मातरम गाने से मना करते थे और उनको रिलीजन के नाम पे यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है और वंदे मातरम इस चीज़ का प्रतीक है। कांग्रेस की दुविधा इस बात की थी कि अगर वंदे मातरम को डिस्कार्ड किया तो जो इतने सालों से नेशनलिस्ट प्राइड और ब्रिटिश रेजिस्टेंस का सिंबल है वो वीक पड़ जाएगा और नेशनल मूवमेंट को हर्ट करेगा। और अगर इसको प्रमोट किया तो इंडियन सोसाइटी कम्युनलाइज हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम में बट के रह जाएगी। तो कांग्रेस ने चुना बीच का रास्ता कि हम वंदे मातरम के केवल पहले दो स्टैंजास को गाएंगे। ये वही टाइम है जिसके बारे में पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में बोला था और इसी को भारत के विभाजन का बीज बताया था। अगर 1937 की ये कंट्रोवर्सी वंदे मातरम के नेशनलिस्ट लाइफ का एंड होती तो स्टोरी यहीं स्लो हो जाती, लेकिन अगले ही साल 1938 में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। 1938 हैदराबाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स वंदे मातरम गाने लगते हैं। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ इसका विरोध करती हैं। स्ट्राइक्स होते हैं, लाठी चार्ज होती है। लगभग 350 स्टूडेंट्स सस्पेंड किए जाते हैं और अफेक्टेड स्टूडेंट्स में एक नाम ऐसा भी था जो दशकों बाद भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या तुम गेस कर सकते हो वो कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जिसकी स्टूडेंट लाइफ भी वंदे मातरम से अफेक्ट हुई थी। 14 अगस्त 1947 रात के 11 बजे कंस्टिट्यूएंट असेंबली न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बैठी थी। 1 घंटे में भारत आज़ाद होने वाला था।
और उस मीटिंग में सबसे पहला एजेंडा था सिंगिंग द फर्स्ट वर्स ऑफ वंदे मातरम। सारे मेंबर्स खड़े होते हैं, सुचेता कृपलानी वंदे मातरम गाती हैं। फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी भारत की आज़ादी के लिए, उनको याद किया जाता है। फिर नेहरू अपनी फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच देते हैं और 12 बजते ही भारत आज़ाद हो जाता है। मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में एंटर करने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाइनल जर्नी भी वंदे मातरम से शुरुआत हुई थी। और फिर 15 अगस्त 1947 के सुबह 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो पे यही धुन ब्रॉडकास्ट होती है। लेकिन उसी समय कलकत्ता सांप्रदायिक दंगों में जल रहा था। देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन इंडिया का पार्टीशन और धर्म पे बटा हुआ समाज इंसानियत को भूल चुका था। बच्चे, बूढ़े, लड़कियां सभी इस दंगे के लपेट में आ रहे थे। जहां दिल्ली में आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा था, Tumultuous crowds filled the streets, celebrating, singing and laughing. Police were called out many times to restore order. वहीं गांधी जी कलकत्ता में इन दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 23 अगस्त को गांधी जी कहते हैं मुस्लिम्स वंदे मातरम का विरोध न करें, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू अल्लाहू अकबर का विरोध नहीं करेगी। लेकिन फिर भी दंगे नहीं रुके तो 1 सितंबर को उन्होंने अपना हिस्टोरिक 73 आवर्स का फास्ट चालू किया। तब जाके दंगई अपने हथियार उनके सामने रख देते हैं और दंगे शांत होते हैं। फिर आता है 24 जनवरी 1950। आज़ाद भारत का पहला रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जन गण मन को नेशनल एंथम डिक्लेयर किया और वंदे मातरम के हिस्टोरिक फ्रीडम स्ट्रगल रोल को रिकॉग्नाइज करते हुए कहा कि इसे जन गण मन के साथ इक्वली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। 1952 में एक मूवी आई आनंद मठ। इस फिल्म ने वंदे मातरम को एक नया रूप दिया और पॉप कल्चर में फिर से नई जान डाल दी। 1997 में AR रहमान का रेंडिशन। AR रहमान के वंदे मातरम एल्बम ने पेट्रियोटिक वोकैबुलरी को एक कंप्लीटली न्यू जनरेशन के लिए रीपैकेज कर दिया। सॉन्ग वही हिस्टोरिकल इनहेरिटेंस कैरी कर रहा था, लेकिन हर जनरेशन उसे अपनी साउंड्स में सुन रही थी। वंदे मातरम नेशनल प्राइड और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक बनने लगा था। कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी थे, जैसे 2009 में जमीयत उलमाए हिंद ने देवबंद उत्तर प्रदेश से ये फतवा जारी किया कि कोई भी मुस्लिम वंदे मातरम नहीं गाएगा। 2026 में वंदे मातरम को अपने पुराने फॉर्म में फिर से रिस्टोर किया गया, मतलब वही पूरे 6 स्टैंजा वाला वर्जन जो कांग्रेस ने 1937 में केवल 2 स्टैंजा का कर दिया था। 2026 में एक और बदलाव आया कि जब भी नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम एक साथ बजेगा तो सबसे पहले वंदे मातरम परफॉर्म किया जाएगा। गाने की ट्यून बदल सकती है, कॉन्टेक्स्ट इवॉल्व हो सकता है, स्टेज बदल सकती है, लेकिन उसकी रेजोनेंस लोगों में हमेशा बनी रहती है। और शायद इसी कंटिन्यूटी में वंदे मातरम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि 150 साल बाद भी ये गीत ख़त्म नहीं हुई, ये अब भी इवॉल्व कर रही है।